नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। G20 समिट की पहली शेरपा बैठक आज से उदयपुर में। राजस्थानी परंपराओं के अनुसार मेहमानों का किया जाएगा स्वागत। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान कल 8 दिसंबर को होगी मतगणना। जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में कल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। G20 समिट की पहली शेरपा बैठक आज से उदयपुर में शुरू हो रही है। 4 दिन की बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। बैठक में यूरोपीय संघ और 9 विशेष आमंत्रित देशों समेत 19 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 शेरपा बैठक उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने में सहायक होगी। और ब्यौरा हमारे उदयपुर संवाददाता से। जिलों के शहर उदयपुर में G20 की पहली शेरपा बैठक में आने वाले सदस्यों के शेरपा, राजदूत और वरिष्ठ प्रतिनिधियों की पारंपरिक तरीके से अगवानी होगी। इसमें बीकानेर के रोबिले मुच्छेदार पुरुष व महिला लोक कलाकार नृत्य के साथ पधारो हमारे देश के गायन से मेहमानों का स्वागत करेंगे। राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए उनका स्वागत मारवाड़ की पारंपरिक वेशभूषा में बीकानेर के रोबिले पुरुष करेंगे। इस दौरान राज्य के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग भी की जा रही है। शेरपा बैठक के दौरान देशी विदेशी मेहमानों के लिए खास व्यंजनों का भी इंतजाम रहेगा। वहीं प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी होगा। शेरपा बैठक में लंगा मणियार कलाकार गाजी खान अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं 4 दिन लोक कलाकार राजस्थानी संस्कृति की छाप भी छोड़ेंगे। हरीश पालीवाला, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। भारत ने इस महीने की पहली तारीख को G20 समूह की अध्यक्षता संभाली थी। मेजबान देश के रूप में भारत अगले साल नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर बैठक की कार्यसूची तय करेगा। G20 समूह वैश्विक सकल उत्पाद के लगभग 85% भाग, विश्व जनसंख्या की 2/3 आबादी और वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए चुनाव विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने समर्थन में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने बताया कि इस उपचुनाव के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान के लिए 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए कुल 2,89,843 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 1,52,766 पुरुष और 1,37,077 महिला मतदाता हैं। प्रदेश में ई फाइलिंग लागू करने वाला जयपुर पहला कलेक्ट्रेट होगा। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि कलेक्ट्रेट की संस्थापन शाखा और सामान्य शाखा से ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। जल्दी ही ई फाइलिंग सिस्टम को पूरे कलेक्ट्रेट में लागू किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को पेपरलेस बनाया जा रहा है। इसमें न केवल कागज की बचत होगी बल्कि फाइलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना भी आसान होगा। गौरतलब है कि कलेक्ट्रेट में अभी तक राज कार्य कागज की पत्रावली के माध्यम से हो रहा था, जिससे बड़ी मात्रा में कागज की खपत हो रही थी और समय भी ज्यादा लग रहा था। अब सरकार के सूचना और तकनीकी विभाग की ओर से तैयार किए गए राजकाज सॉफ्टवेयर से सारा काम ई फाइलिंग सिस्टम के जरिए होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर अलवर जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी को साल 2022 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट काम करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें ये अवार्ड जिले में दिव्यांगजन के कल्याण के लिए राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर नवाचार करने के लिए दिया गया है। राज्य सरकार ने उदयपुर के राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 42 अशैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
इसके अनुसार विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव के 2 पद, सहायक लेखाधिकारी, उप विधि परामर्शी, सीनियर लीगल ऑफिसर, कनिष्ठ लेखाकार और सूचना सहायक के 1-1 पद, अनुभागाधिकारी के 5, सहायक अनुभागाधिकारी के 3, वरिष्ठ सहायक के 5, कनिष्ठ सहायक के 15 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 7 पद सृजित किए गए हैं। सरकार के इस निर्णय से विश्वविद्यालय में होने वाले प्रशासनिक कार्यों का और अधिक सुगमता से संचालन हो सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में कल पराक्रम दिवस 2022 समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में बैंड वादन, रोमांचक मोटरसाइकिल स्टंट, संगीत प्रदर्शन, मार्शल डांस और पैराशूट फ्री फॉल जैसे करतब प्रदर्शित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम आमजन के लिए निःशुल्क रखा गया है। आज नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना की भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस युद्ध में भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पश्चिमी तट पर पाकिस्तानी कार्रवाई को विफल कर दिया था। आज का दिन नौसेना की उपलब्धियों और देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने में उसकी भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एडमिरल हरि कुमार ने कहा, भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दे रही है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, भारतीय नौसेना का उद्देश्य भारत में भारत द्वारा निर्मित और भारत की सुरक्षा के समाधान तैयार करना है, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजबूती से स्वागत किया जा सके। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कल कोटा के रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोटा में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। श्री धारीवाल ने बताया कि रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 17 करोड़ 91 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि रामपुरा अस्पताल के विस्तार और आधुनिकीकरण से सभी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ शहर के नागरिकों को मिल सकेगा। प्रदेश में इन दिनों तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र माउंट आबू में दूसरे दिन भी पारा 1 डिग्री पर बना रहा। राज्य के ज्यादातर जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीकर, लक्ष्मणगढ़ और धोद में आज रवाना होने वाले जन आक्रोश यात्रा रथों का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने बताया कि सीकर में हुए गोलीकांड में नागौर जिला निवासी निर्दोष ताराचंद कड़वासरा की निर्मम हत्या के विरोध में ये कदम उठाया गया है। इसको लेकर भाजपा के सीकर कार्यालय में आज पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक में ताराचंद के परिजन को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजे की मांग सरकार से की जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ढाका के शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच बुधवार को और तीसरा मैच शनिवार को इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद 2 टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 22 दिसंबर से ढाका के शेरे बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। बैडमिंटन में भारत की उन्नति हुड्डा ने इतिहास रच दिया है। उन्नति बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में 17 वर्ष से कम उम्र के महिला सिंगल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने कल थाईलैंड के नाथापुरी में जापान की मियोन योकाउची को 21-8, 21-17 से पराजित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 समिट की पहली शेरपा बैठक आज से उदयपुर में शुरू हो रही है। राजस्थानी परंपराओं से मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में कल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। इसी के साथ
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।